ज्योग्राफी एनसीईआरटी के क्लास 11 इंडिया फिजिकल एनवायरनमेंट का चैप्टर 3 के नोट्स, ये सारे नोट्स एनसीईआरटी में से हैं। तो पहले हम बेसिक चीज़ें देखेंगे, जैसे पेरेनियल और एफेमरल रिवर्स में फ़र्क क्या होता है, किस तरह के ड्रेनेज पैटर्न्स होते हैं, इंडियन ड्रेनेज पैटर्न की 3 क्लासिफिकेशंस, फिर हिमालयन ड्रेनेज पैटर्न में बेसिक चीज़ें देखने के बाद 3 बड़ी नदियां हैं, इंडस, गंगा सिस्टम एंड ब्रह्मपुत्र सिस्टम। फिर पेनिनसुलर ड्रेनेज में मेनली 2 हैं, ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स और वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स। ठीक है, तो ये सारे एनसीईआरटी के नोट्स हैं। शुरू करते हैं। पेरेनियल और एफेमरल रिवर्स में क्या फ़र्क होता है? पेरेनियल रिवर्स में हमेशा पानी होता है और इनमें सिर्फ रेनी सीजन में पानी होता है, अदरवाइज ये ड्राई रहती हैं, राइट। जैसे कि माउंटेन्स वाली नदियाँ जनरली हमेशा पानी की रहती हैं और प्लेन्स वाली नदियाँ अक्सर जो हैं वो गर्मियों में सूख जाती हैं। क्या रीज़न है? सिंपल सी बात है कि यहाँ पे इनके पास एक फ्रिज होता है, पहाड़ों में फ्रिज होता है जिससे धीरे धीरे बर्फ पिघलती रहती है, यानी कि ग्लेशियर्स होते हैं, राइट। तो क्योंकि वो ग्लेशियर एक दो दिन में नहीं पिघलते, उनको पूरा साल लगता है और जब तक वो पिघल जाते हैं तब तक नया नया पानी आ जाता है, फिर से पानी जम जाता है। इसलिए धीरे धीरे इनको पूरे साल पानी का एक कांस्टेंट सोर्स मिलता रहता है। अब बाकी जब बारिश होती है तो उससे तो इनका फ्लो और भी ज़्यादा बढ़ जाता है, राइट। लेकिन जो ये रिवर्स होती हैं, एफेमरल रिवर्स, इनका जनरली बारिशों में ही मैक्सिमम इनको पानी मिलता है, अदरवाइज ये ऑलमोस्ट सूख सी जाती हैं। कैचमेंट एरिया और ड्रेनेज बेसिन में क्या फर्क होता है? आप ऐसे सोचो कि मान लो ये कोई पहाड़ है, यहाँ पे थोड़ा सा पानी इकट्ठा हुआ, यहाँ पे हुआ, ये जो सारी यहाँ पे जो भी यहाँ पे पानी आएगा, वो पानी धीरे धीरे ग्रेविटी की वजह से इसी डायरेक्शन में आएगा, है ना। तो फिर इसीलिए हम ये कहेंगे कि यहाँ से जितना भी पानी आता है वो ये जो नदी है उस सारे पानी को कैच कर लेती है, इस सारे एरिया के पानी को कैच कर लेती है और फिर यहाँ पे ले आती है। तो ये हो गया पानी का, इस रिवर का कैचमेंट एरिया, राइट। लेकिन अकेली नदी तो होगी नहीं, ऐसी बहुत सी नदियां होंगी। हम जिस नदी की बात कर रहे हैं मे बी ये वाली नदी थी, ठीक है ना, जिसमें छोटे छोटे बहुत सारी रिवरलेट्स आ रही हैं। फिर ये नदियाँ और बहुत सारी से मिलेंगी, बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज मिलेंगी और फाइनली एक बड़ी रिवर बनेगी। तो जब हम ये बहुत बड़े कैचमेंट एरिया की बात करें तो हम उसका नाम देते हैं ड्रेनेज बेसिन। ठीक है, काम वही है, बस ये छोटा एरिया मान लो और ये बहुत बड़ा एरिया मान लो जिसमें नदी और उसके ट्रिब्यूटरीज सब इंक्लूड होती हैं। तो कैचमेंट एरिया छोटा और ड्रेनेज बेसिन बड़ा। वाटर शेड, जैसे ये इंडिया है, यहाँ पे हमने कहा कि ये जो नदियां हैं, जैसे इंडस सिस्टम है, ये सारी नदियां इधर जा रही हैं, राइट, और राइट वाली नदियां इधर हैं। तो ये जो आपको लाइन दिख रही है पीछे में, आपके एनसीईआरटी का ही मैप है, ठीक है ना। तो ये जो दिख रहा है ये एक वाटर डिवाइड है, वाटर शेड है। इधर का वाटर सिस्टम सारा इधर बहेगा और इस डायरेक्शन का इस डायरेक्शन में बहेगा, ठीक है ना। ये देखो ये इतना ज्यादा इधर क्यों आ गया, बिकॉज नर्मदा और तापी इधर जाती हैं और फिर साउथ में आके ये जो वेस्टर्न घाट्स हैं दे एक्ट एज अ वाटर डिवाइड। ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं कि यहाँ पे वाटर डिवाइड कौन सा है, ये वाला वेस्टर्न घाट्स का। फिर ये आपका दिल्ली रीजन आ जाता है, दिल्ली हरियाणा। हमने पिछली क्लास में देखा था कि दिल्ली और हरियाणा के जो स्टेट्स हैं वो इन रिवर्स के बीच में, गंगा और इंडस सिस्टम के बीच में वाटर डिवाइड का काम करते हैं। तो वाटरशेड हो गया, अ लाइन सेपरेटिंग द ड्रेनेज बेसिन्स। व्हाट फैक्टर्स डिटरमाइन ड्रेनेज पैटर्न ऑफ एन एरिया? ये यूपीएससी पूछ सकता है इस तरीके से, है ना, और सारी चीज आपके एनसीईआरटी में दी हुई हैं। तो ऑब्वियसली बहुत सारी बातें हो सकती हैं। जियोलॉजिकल टाइम पीरियड, हिमालयन रिवर्स यूथफुल रिवर्स हैं, तो अभी भी वो पहाड़ों को काट रही हैं, राइट। लेकिन जो पेनिनसुलर रिवर्स हैं वो बहुत पुरानी रिवर्स हैं, वहाँ पे काफ़ी वाइड वैलीज हैं। तो समय के साथ साथ रिवर्स का कोर्स भी बदलता है और आसपास के माउंटेन्स की ज्योग्राफी भी काफ़ी बदल जाती है। पीरियोडिसिटी ऑफ फ्लो, कुछ रिवर्स जैसे पेरेनियल होती हैं और कुछ में सिर्फ गर्मियों में पानी आता है। उनके नीचे के रॉक्स कैसे हैं? अगर रॉक्स बहुत सॉफ्ट हैं तो रिवर्स उनको इजीली इरोड कर देंगी, और बीच बीच में जहाँ पे हार्ड रॉक्स होंगे तो वहाँ पे नदी उसको इर्द गिर्द उसके घूम जाएगी। तो उससे रिवर का अपने आप ही जो है स्ट्रक्चर जो है उसका फ्लो का पूरा बदल जाएगा। टोपोग्राफी कैसी है उस इलाके की,
कितना पानी बहता है, अगर थोड़ा बहुत पानी बहता है या बहुत ज़्यादा, अगर बहुत ज़्यादा पानी बहता है तो नदी धीरे धीरे आसपास की ज्योग्राफी को भी बदल देगी। स्लोप कैसा है, अगर स्लोप बहुत ज़्यादा है तो रिवर अपने ही चैनल में कंस्ट्रक्ट रहेगी, लेकिन अगर स्लोप बहुत कम है, जैसे कि प्लेन्स में होता है, प्लेन्स इलाकों में स्लोप तो ज़्यादा होता नहीं, तो रिवर लेफ्ट राइट घूमेगी, मियांडरिंग करेगी, अगर उसके अंदर सेडिमेंट लोड ज़्यादा है तो। ठीक, तो ये वो मेन चीज़ें हैं, जैसे कि अगर रॉक्स हार्ड होंगे, अगर रॉक्स हार्ड नहीं है तो फिर वो इधर उधर चली जाएगी आराम से, लेकिन अगर रॉक्स बहुत ज़्यादा हार्ड हैं तो फिर जहाँ पे सॉफ्ट रॉक होगा उसके बीच में से नदी अपना रास्ता निकाल लेगी। फिर स्लोप पे डिपेंड करता है, ठीक है ना। और सर्दी इसको ग्लेशियर से भी पानी मिल रहा है या सिर्फ बरसातों से पानी मिल रहा है। और फिर जो मेच्योर सिस्टम होगा उसमें पहाड़ वहाड़ कम हो जाएंगे, लेकिन जो यूथफुल होगा उसमें पहाड़ बहुत ऊंचे ऊंचे होंगे, जैसे हमने कंपैरिजन किया था पिछली बार हिमालयन माउंटेन्स में और पेनिनसुलर माउंटेन्स में। पेनिनसुलर माउंटेन्स कैसे हैं, डिन्यूडेड एंड डिग्रेडेड, वो काफी ऊपर ऊपर से वो झड़ चुके हैं और उनका कोर सिर्फ बचा हुआ है। टाइप्स ऑफ ड्रेनेज पैटर्न्स, 4 टाइप्स दिए हुए हैं एनसीईआरटी के अंदर, डेंड्रिटिक, रेडियल, ट्रेलिस और सेंट्रिपेटल। डेंड्रिटिक मतलब रिजेंबलिंग द ब्रांचेस ऑफ अ ट्री, जैसे पेड़ की ब्रांचेस होती हैं, राइट। जनरली ये पहाड़ों में देखा जाता है इस तरह का, ठीक है ना। इस तरह से सारी नदियाँ आती रहेंगी, मिलती रहेंगी और ये मेन नदी में ऐड हो जाएंगी, तो इस तरह का पहाड़ ये ट्री बन गया और ट्री की ये ब्रांचेस निकल रही हैं, लेकिन पानी नीचे की जगह ऊपर नहीं जा रहा, बल्कि ऊपर से इस तरह से नीचे की तरफ आ रहा है। रेडियल, पहाड़ से शुरू होती है और हर डायरेक्शन में बहती है। पहाड़ से यहाँ मान लो यहाँ पे कोई वाटर सोर्स है तो वाटर सोर्स हर तरफ जाएगा, है ना। ऊपर से देखोगे तो ऐसा लगेगा कि एक सेंटर पॉइंट से रेडियस की तरीके से हर जगह रेडियस निकल रहे हैं सर्कल के, राइट। इसका एग्जाम्पल क्या हो गया, इसका एग्जाम्पल हो गया अमरकंटक रेंज। ट्रेलिस, प्राइमरी ट्रिब्यूटरीज पैरेलल फ्लो करती हैं और सेकेंडरी ट्रिब्यूटरीज उन्हें राइट एंगल पे ज्वाइन करती हैं, इस तरीके से। आपको एक डायग्राम दिख रहा है, ठीक है ना। तो इस तरह से कि ये हॉरिजॉन्टल वाली हो गई और ये प्राइमरी ट्रिब्यूटरी है, कि मान लो यहाँ पे कोई बड़ी नदी बह रही थी, राइट, तो ये जो आ रही है ये आ रही है प्राइमरी ट्रिब्यूटरी, और जो सेकेंडरी और सेकेंड लेवल पे जो ट्रिब्यूटरी होंगी वो इनको इस तरह से जोड़ रही होंगी, इस तरह से आ रही होंगी, पानी कॉन्ट्रीब्यूट कर रही होंगी। ट्रेलिस हो गया। और जो सेंट्रीपिटल है वो रेडियल का उल्टा हो गया। यहाँ पे हमने कहा था कि बीच में से चारों तरफ पानी जाता है, लेकिन मान लो जैसे सांभर लेक है, ठीक है, रेगिस्तान में कोई लेक है, उसमें चारों तरफ जो है वो पहाड़ हैं, तो पहाड़ों से जितना पानी आ रहा है वो सारा बीच में जो डिप्रेशन है, गड्ढा है, उस गड्ढे में आके कलेक्ट हो रहा है, तो ये हो गया सेंट्रीपिटल। कैसे याद रखोगे कि जो रेडियस है कहाँ से जाता है, आपने सर्कल बनाया, रेडियस बनाना है, तो सेंटर से दूर लेकर जाओगे रेडियस को, तो रेडियल हो गया, है ना। और अगर आप मान लो मैरी गो राउंड जैसे किसी उसमें घूम रहे हो, फेयर में जो लगते हैं झूले वगैरह, राइट, तो उसमें आपके बाहर की तरफ, अगर आप सर्कमफ्रेंस पे आपके बाहर की तरफ लगती है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, और अंदर की तरफ, ताकि आपका मोशन कंटिन्यू रह सके गोल गोल घूमने वाला, इसमें लगती है आपके अंदर की तरफ सेंट्रीपिटल फोर्स, है ना। तो जो अंदर की तरफ पानी आ रहा है बीच की तरफ वो हो गया सेंट्रीपिटल। ये होगा टाइप्स ऑफ ड्रेनेज पैटर्न्स। अब इंडियन ड्रेनेज सिस्टम को 3 तरह से क्लासिफाई किया जा सकता है। एक तो उसमें कितना ज़्यादा पानी है, राइट, तो अगर पानी बहुत ज़्यादा है, कैचमेंट एरिया बहुत ज़्यादा है, तो 20,000 स्क्वायर किलोमीटर से ज़्यादा, उसको मेजर रिवर बेसिन, 2,000 से 20,000 के बीच में तो मीडियम, और 2,000 से भी कम तो माइनर रिवर बेसिन। दूसरा है ओरिएंटेशन टू द सी, जैसे हमारा ये इंडिया है तो कुछ नदियाँ अरेबियन सी की तरफ जाती हैं और कुछ बे ऑफ बंगाल की तरफ, तो ये भी क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। तो यहाँ से जितना पानी जा रहा है, ठीक है ना, जितना एरिया है, सॉरी, वो 23% एरिया अरेबियन सी वाली नदियाँ ड्रेन करती हैं और 77% एरिया बे ऑफ बंगाल वाली। एग्जाम्पल आपको पता ही है, वेस्ट फ्लोइंग और ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स के, और उनके बीच में वाटर डिवाइड कौन सा है, अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल ब्रांचेस के बीच में डेली रिज, अरावलीज और सह्याद्री। अभी बताया था ना आपको, ऊपर मैंने मैप दिखाया था कि वाटर डिवाइड जो है वो इस तरह से घूमते हुए जाता है, राइट। तो सह्याद्री क्या है, सह्याद्री हमने पिछली क्लास में पढ़ा था, वेस्टर्न घाट्स का महाराष्ट्र में नाम है सह्याद्रीज। बेस्ड ऑन द ओरिजिन, अब आगे हम यही क्लासिफिकेशन पढ़ने वाले हैं, ठीक है। पहले हम हिमालयन रिवर्स के बारे में पढ़ेंगे, फिर बाद में पेनिनसुलर रिवर्स के बारे में।
जैसा हमने पिछली क्लास में पढ़ा था कि जो पेनिनसुलर माउंटेन्स वगैरह भी हैं वो भी बहुत पुराने हैं, राइट? तो वो काफ़ी हद तक झड़-झड़ के जो हैं वो बहुत छोटे से रह गए हैं। इसलिए पेनिनसुलर एरिया में हमें ज़्यादा ऊँचे माउंटेन्स नहीं दिखाई देते हैं। उनकी वैली भी फिर काफ़ी ब्रॉड होती है, राइट? और गहरी नहीं होती। भई जितने बड़े माउंटेन होंगे उतनी गहरी वैली हो गई, है ना? अगर माउंटेन ही छोटा है तो बहुत छोटी वैली हो गई। एब्सेंस ऑफ मिएंडर्स पेनिनसुलर एरिया में, इनका फिक्स्ड कोर्स होता है। हिमालयन में ये काफ़ी टॉर्टस इन माउंटेन्स, टॉर्टस मतलब ट्विस्टिंग, माउंटेन्स में काफ़ी ट्विस्टिंग होते हैं और प्लेन्स में आके मिएंडर्स बनाते हैं। जैसे ये आपका एग्जांपल हो गया पेनिनसुलर रिवर्स का। तो छोटे-छोटे माउंटेन्स हैं और रिवर्स का अपना फिक्स्ड कोर्स है, राइट? लेकिन जो पहाड़ों से रिवर आ रही हैं, ये माउंटेन में टॉर्टस होती हैं, यानी कि माउंटेन्स में जैसे-जैसे माउंटेन्स ज़िगज़ैग बने हुए हैं, उसी तरह से ये लेफ्ट राइट ट्विस्ट होते हुए आती हैं। क्योंकि ये जो नदियाँ हैं, ये काफ़ी हाई ऑल्टीट्यूड से नीचे आ रही हैं और हिमालय सेडिमेंट्री रॉक से बने हैं, इसलिए ये नदियाँ, माउंटेन वाली नदियाँ अपने साथ बहुत सारा सेडिमेंट लाती हैं। जब ये बहुत सारा सेडिमेंट प्लेन्स में आता है, तो फिर ये इकट्ठा होता रहता है, जमा होता रहता है और जब जमा होगा सेडिमेंट कहीं पे, तो नदी फिर अपना कोर्स चेंज करती रहेगी। इसलिए मेंडरिंग इफ़ेक्ट होता है, राइट? लेकिन ये जो अपने पेनिनसुलर इंडिया वाली रिवर्स हैं, ये अपने साथ बहुत ज़्यादा ऊँचे माउंटेन से तो आ नहीं रही। इनके पास सेडिमेंट लोड ज़्यादा है ही नहीं। जब सेडिमेंट लोड ही ज़्यादा नहीं है, तो ये क्या ही डिपॉज़िट करेंगी और क्यों ही फिर मेंडरिंग होगी, है ना? तो इसलिए इनमें मेंडरिंग नहीं होती, इनका फिक्स्ड कोर्स रहता है। ठीक? तो इसलिए अपना जो माउंटेन वाली रिवर हैं, क्योंकि वो मेंडर्स बनाएँगी, तो अपना कोर्स भी, अपना रास्ता भी शिफ्ट करती रहेंगी। लेकिन जो पेनिनसुलर रिवर्स हैं, क्योंकि मेंडर नहीं बनाती, सिल्ट नहीं है ज़्यादा, इसलिए उनका कोर्स जैसा चल रहा है वैसा वो जैसा बह रही है वैसी बहती रहती हैं। हिमालयन माउंटेन रिवर्स को ग्लेशियर से पानी मिलता है, पूरे साल मिलता रहता है, धीरे-धीरे बर्फ पिघलती रहती है, इसलिए पेरेनियल है। लेकिन पेनिनसुलर रिवर्स नॉन पेरेनियल, एग्जांपल्स आपको पता ही है, राइट? तो अब हम करके पहले हिमालयन ड्रेनेज सिस्टम के मेन फीचर्स देख लेंगे, उसके बाद फिर अम, दूसरे वाले पेनिनसुलर रिवर्स के, राइट? तो हिमालयन ड्रेनेज का बेसिक से आपको पता है कि 3 मेन सिस्टम्स है, गंगा, इंडस, ब्रह्मपुत्र। नेचर ऑफ फ्लो पेरेनियल है, क्योंकि बारिश और बर्फ दोनों से इनको पानी मिलता रहता है। लैंडफॉर्म्स कैसे हैं? माउंटेन्स में और प्लेन्स में। माउंटेन में हमने पिछले क्लास में पढ़ा था कि डीप गॉर्जेस आई शेप्ड वैली काइंड ऑफ होते हैं ये, वी शेप्ड वैलीज होती हैं, रैपिड वाटरफॉल, ये सारे डायग्राम हम पिछली क्लास में देख चुके हैं पहले चैप्टर 2 में, राइट? और जब ये प्लेन्स में आ जाती हैं, तो फिर ये बहुत सारा सिल्ट डिपॉजिट करती हैं, ऑक्सबो लेक बन जाते हैं, ब्रेडल चैनल्स बन जाती हैं। वैलीज यहाँ पे फ्लैट होती है बिकॉज ऊंचे माउंटेन तो है नहीं प्लेन्स के अंदर, ऑब्वियस सी बात है। मियांडरिंग बहुत ज़्यादा करती हैं ये बिकॉज सिल्ट डिपॉजिट करती हैं। सौरव बिहार किसको कहते हैं? रिवर कोसी को, क्योंकि रिवर कोसी अपने साथ बहुत सारे सेडिमेंट्स लाती है। तो रिवर अपने साथ माउंटेन से बहुत सारे सेडिमेंट लाई, उसको डिपॉजिट किया, जब ऐसी प्लेन्स में आई, अब जब सेडिमेंट यहाँ पे डिपॉजिट हो गए तो उसको अपना रिवर कोर्स चेंज करना पड़ेगा। बट ये वन टाइम प्रोसेस तो है नहीं। अब अगर रिवर ऐसे बह रही है तो अब यहाँ पे भी सेडिमेंट लाएगी, तो यहाँ पे नए सेडिमेंट आ गए, फिर या तो यहाँ से बहेगी या फिर यहाँ से बहेगी, है ना? तो ये अक्सर अपना कोर्स चेंज करती रहती है, इसलिए बिहार एरिया में काफ़ी ज़्यादा बाढ़ भी आती है। एवोल्यूशन ऑफ हिमालयन ड्रेनेज, तो ऐसा कहा जाता है, जैसे अभी आपको क्या दिख रहा है, आपको दिख रहा है कि ये जो एरिया है, इस एरिया से मेनली 3 मेन सिस्टम्स निकल रहे हैं। एक इंडस सिस्टम, एक गंगा सिस्टम और एक ब्रह्मपुत्रा सिस्टम, है ना? तो ऐसी क्या खास बात है इस एरिया के अंदर? एक्चुअली क्या है, साइंटिस्ट ऐसा कहते हैं कि शायद पहले जो हिमालयाज़ बने उससे भी पहले से यहाँ से एक बहुत बड़ी नदी बहती थी, इस तरह से। सिंगल नदी, यहाँ से शुरू होती थी एक नदी और यहाँ से बहते हुए इस तरह से जाती थी। उसको क्या कहते हैं साइंटिस्ट? इंडो ब्रह्मा रिवर, राइट? ये नदी इस तरह से जाती थी। अब हिमालयाज़ बने, हिमालयाज़ एक तो बने और हिमालयाज़ के बनने के बाद भी यहाँ पे कुछ-कुछ उथल-पुथल चलती रही, जिसकी वजह से बीच में यहाँ पे एक अपलिफ्ट हुआ। यहाँ पे जब अपलिफ्ट हुआ यहाँ पे, तो उसकी वजह से ये एरिया थोड़ा ऊपर की तरफ हो गया। अब एक बात सोचो कि अगर मान लो एक नदी इस तरह से बह रही थी और यहाँ पे एक हाई पॉइंट बन गया, यहाँ से धरती थोड़ी-सी और उठ गई मान लो किसी वजह से, तो क्या होगा? उल्टी नदी बह जाएगी, तो पानी फिर यहाँ से इधर बहने लग जाएगा।
आप कहोगे लेकिन सर नदी का सोर्स तो यहाँ पे था, ऐसे बह रही थी। नहीं, सोर्स यहाँ पे बिल्कुल था, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि किसी ने ऐसे नलका खोल दिया और ये ही नलके का पानी पूरी जगह जा रहा है। भी अगर नदी ऐसे बह रही है तो बीच बीच में उसको हर जगह से पानी मिले जा रहा होगा ना, है ना। तो यहाँ पे भी कुछ वाटर सोर्स थे, यहाँ पे भी वाटर सोर्स थे, हर जगह वाटर सोर्स होते थे। तो बेसिकली एक नदी ऐसे जा रही थी, उसको हर जगह से पानी बीच बीच में मिलता रहता था। अब क्योंकि यहाँ पे एरिया थोड़ा सा उठ गया ऊपर की तरफ, तो फिर पानी यहाँ से इधर बहने लग गया। ठीक है ना, थोड़ा पानी इधर, ये एक सिस्टम बन गया, ये दूसरा सिस्टम बन गया। तो पानी के 3 बंटवारे हो गए, राइट। तो इसलिए कुछ नदियां यहाँ से जो निकलती हैं उन सबकी डायरेक्शन इस तरफ है, इस इधर इधर वालों की इस तरफ है और गंगा की इस तरफ है, राइट। दूसरी बात क्या हुई थी कि यहाँ पे जो माल्डा फॉल्ट हुआ था, पिछली क्लास में पढ़ा था, तो माल्डा फॉल्ट की वजह से क्या हुआ, ये एरिया ऊपर और ये एरिया और ज्यादा नीचे हो गया। ठीक है, तो ट्विस्टिंग इस तरह से हो गई। और जो हमारा पेनिनसुलर इंडिया था जैसे इस तरह से, तो ये जो फ्लैंक है, ये फ्लैंक थोड़ा नीचे की तरफ सबमर्ज हो गया। जब ये नीचे की तरफ थोड़ा सा सबमर्ज हो गया तो ये बन गई हमारी सबमर्ज्ड कोस्ट, राइट। तो ये पढ़ो, शिवालिक या इंडो ब्रह्मा बहुत ही प्राचीन नदी थी जो असम से, पंजाब से, सिंध से अरेबियन सी में जाती थी। लेकिन मियोसीन पीरियड के दौरान, ठीक है ना, हिमालय बनने से पहले भी और उसके बाद में भी काफी टाइम बाद फिर यहाँ पे जो है वो बीच में अपलिफ्ट हुआ। अपलिफ्ट की वजह से 3 मेन रिवर सिस्टम्स बन गए। तो वही चीज यहाँ पे दी हुई है, 2 कॉजेज दिए हुए हैं। प्लेस्टोसीन पीरियड में अपहीवल इन द वेस्टर्न हिमालयस इंक्लूडिंग द अपलिफ्ट ऑफ द दिल्ली रिज। ये बताया मैंने आपको कि ये वाला एरिया थोड़ा ऊपर की तरफ उठ गया। एंड दूसरा, डाउन थ्रस्टिंग ऑफ द माल्डा गैप बिटवीन द राजमहल हिल्स एंड द मेघालय प्लेटू। राजमहल हिल्स यहाँ पे है और मेघालय प्लेटू यहाँ पे है। तो यहाँ पे माल्डा फॉल्ट बना, माल्डा फॉल्ट की वजह से ये एरिया थोड़ा नीचे की तरफ हो गया, राइट। एंड पूरा का पूरा जो सिस्टम है हमारा पेनिनसुलर इंडिया का, वो थोड़ा टिल्टेड भी है, यहाँ पे ऊपर की तरफ, यहाँ पे नीचे की तरफ, और जो कि हमें फ्लो ऑफ रिवर से भी दिखता है। ठीक है, तो ये चीजें हो गई। अब हम जितने भी चैप्टर्स डिस्कस कर रहे हैं, इनका छोटा सा हिस्सा जो है वो यूट्यूब पे आता है और पूरी क्लास पेड पोर्टल पे आती है। ठीक है, तो अब जो बाकी का चैप्टर है हम ये पूरा अपना इसमें देखेंगे, कोर्स पोर्टल पे देख रहे हैं वो। ओके, कोर्स पोर्टल का लिंक यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इंडस सिस्टम, ओके। अब इंडस सिस्टम का मैप आपको एक बार देख लेना चाहिए। इसमें सारी नदियां लर्न करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। जो मेन ट्रिब्यूटरीज ऑफ इंडस हैं जो एनसीईआरटी में दिए हम सिर्फ वो पढ़ेंगे, और जो फीचर्स दिए एनसीईआरटी में हम सिर्फ वो पढ़ेंगे यहाँ पे, राइट। तो ये टेबल हमने बना दिया है, ये ट्रिब्यूटरीज है और पहले कुछ नॉर्मल बातें इंडस नदी के बारे में। ओरिजिन कहाँ पे है? कैलाश माउंटेन रेंज में, तिब्बत में। इंडस नदी कहाँ से आती है? तिब्बत से आती है। वहां पे इसका क्या नाम है? सिंगी कंबन। किस डायरेक्शन में बहती है? ऑब्वियस सी बात है, इस डायरेक्शन के अंदर। तो ये क्या डायरेक्शन हुई? ये डायरेक्शन हुई नॉर्थ वेस्ट की तरफ, राइट। गॉर्ज कहाँ पे बनाती है? लद्दाख में, गिलगिट इन लद्दाख, वहां पे बहुत बहुत गहरा गॉर्ज बनाती है। और भी बहुत सारे गॉर्जेस बनाती होगी, लेकिन जो चीजें एनसीईआरटी में दी हैं हम सिर्फ उनको पढ़ रहे हैं। इंडिया से कहां से बहती है? इंडिया में इंडस नदी 2 यूनियन टेरिटरी से बहती है। लद्दाख से, पहले लद्दाख से और उसके बाद जम्मू कश्मीर से, उसके बाद ये पाकिस्तान चली जाती है। पाकिस्तान में इसकी एंट्री कहाँ पे होती है? नियर चिल्लाज इन दर्दिस्तान रीजन। दर्दिस्तान रीजन कहाँ पे है? ऑब्वियसली वहां पे जहां से इंडस नदी पाकिस्तान में घुसती है। ठीक है, ये मेन इंडस नदी है, तो जहां से घुसी पाकिस्तान में, इसको दर्दिस्तान रीजन कहते हैं। दर्दिस्तान। ट्रिब्यूटरीज बहुत सारी हैं, श्योक, गिलगित, जस्कर। इसका एक ही तरीका, आपको बार बार इन नामों को पढ़ना पड़ेगा। सिंपली यूपीएससी पूछ लेगा कि हुंसा एंड नुब्रा किसकी ट्रिब्यूटरीज हैं, तो ये इंडस की ट्रिब्यूटरीज हैं। उसके बाद दी हुई है राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज, जो कि सुलेमान रेंज से आती हैं, जैसे कि खुर्रम, तोची, गोमल, विबोवा। देखो, इंडस नदी ऐसे बही, यहाँ से पाकिस्तान में घुसी। अब ये जब पाकिस्तान में यहाँ पे बह रही है, तो यहाँ पे राइट हैंड साइड से, भाई अगर नदी का मुंह इस तरफ है तो ये राइट हैंड हुआ,
तो यहाँ पे हैं सुलेमान माउंटेन्स। तो सुलेमान माउंटेन से बहुत सारी नदियां आ रही हैं, जैसे कि काबुल, तोची, घुमल, खुंदर, जोब। ठीक, तो ये सुलेमान रेंज और यहाँ से कुछ ट्रिब्यूटरीज आ रही है राइट बैंक। कॉन्फ्लुएंस विद पंजनाद। पंजनाद क्या है? 5 नदियां, राइट। तो 5 नदियां कौन कौन सी हैं जो पंजाब से बहती हैं? सतलुज, बीएस, रवि, चेनाब और झेलम। और फाइनल डिस्चार्ज अरेबियन सी में होता है ऑन द ईस्ट ऑफ कराची, ना कि वेस्ट ऑफ कराची। ये अगर पाकिस्तान की कोस्ट है, ये कराची है, तो फिर यहाँ पे ईस्ट ऑफ कराची, यहाँ से इंडस नदी आती है। मेन ट्रिब्यूटरीज कौन सी हैं? झेलम, चेनाब, रावी, बीएस, सतलुज। झेलम कहाँ से शुरू होती है? झेलम शुरू होती है कश्मीर से, ठीक है। इंडस नदी खुद तिब्बत से आती है, लेकिन जो हमने पहली मेजर ट्रिब्यूटरी पढ़ी वो कश्मीर से आती है। ओके, कहां से शुरू हो रही है? ये यहां से शुरू हो रही है झेलम नदी, इस तरह से, ठीक है। तो इंडस यहां से आ रही है, झेलम नदी यहां से शुरू हो रही है। मेन जो आपको याद रखना है वो ओरिजिन ही याद करना है कि कहां से आती है, और जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे दिए हुए हैं। फ्लोज थ्रू श्रीनगर एंड वूलर लेक। क्वेश्चन आ सकता है कि वूलर लेक से कौन सी नदी बहती है? झेलम। और चेनब को ज्वाइन करती है नियर जहांग इन पाकिस्तान। चेनब नदी को चंद्रभागा भी कहते हैं, क्योंकि 2 रिवर्स हैं चंद्र और भागा, वो जब मिलती हैं तो फिर ये कीलोंग हिमाचल प्रदेश में वो मिलती हैं, वहां से उसको चेनब कहते हैं। चेनब जो है वो इंडस की लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी है। ये देखो, यहां से शुरू हुई है, ठीक है। यहां से चेनाब नदी शुरू हुई और इस तरह से बह रही है। आप देख रहे हो कि इंडिया में कितना बड़ा रास्ता है इसका, यहां से यहां तक, बस इतना सा रास्ता है इंडिया के अंदर, राइट। उसके बाद ये यहां से फ्लो होके फिर आगे मिल जाती है। अब एनसीईआरटी में ना काफी मिस्टेक्स हैं, राइट। जैसे एनसीईआरटी में दिया हुआ है कि जो चेनाब नदी है वो इंडिया में 1180 किलोमीटर बहती है, बट उसकी टोटल लेंथ ही 950 किलोमीटर है ना। तो इंडिया में ये सिर्फ 504 किलोमीटर बहती है। तो एनसीईआरटी में काफी मिस्टेक्स हैं। एंड आई डोंट नो, ज्योग्राफी तो एक स्टैटिक सब्जेक्ट है, ऐसा तो है नहीं कि इसकी लेंथ चेंज हो गई हो। तो गवर्नमेंट को जब भी रिवाइज करती है एनसीईआरटी, तो एनसीईआरटी में जो फैक्चुअल मिस्टेक्स है उनको रिवाइज कर लेना चाहिए। बट गवर्नमेंट अक्सर हिस्ट्री चेंज करती रहती है, बट ज्योग्राफी की मिस्टेक्स नहीं सुधारती है। तो इसलिए ये मिस्टेक्स हैं। अब आप, मुझे नहीं पता एग्जाम में यूपीएससी क्या मानेगा, बट आपको जस्ट मैं बता रहा हूँ कि एनसीईआरटी में 1180 दिया हुआ है और एक्चुअल लेंथ इंडिया में इसकी सिर्फ 504 है। रावी नदी ये रोहतांग पास के पास राइज करती है। चंबा वैली, चंबल नहीं, चंबल तो सेंट्रल इंडिया में है, ये चंबा वैली है। चंबा वैली में बहती है और चेनाब से आगे जाके पाकिस्तान में आके मिलती है। कहाँ पे है रावी नदी? ये वाली, यहाँ से, ठीक है। यहाँ से ऐसे रावी नदी बह रही है, चेनाब से आगे जाके मिल जाएगी। बीएस कुंड नियर रोहतांग पास, राइट। तो रोहतांग पास के पास से 2 नदी आ रही हैं, रावी एंड बीएस। कुल्लू वैली से बहती है और ठीक है। मीट्स सतलुज नियर हरीके इन पंजाब, ये चीज इंपॉर्टेंट है। बीएस नदी कहाँ पे मिलती है? सतलुज से मिलती है नियर हरीके इन पंजाब। और सतलुज नदी एक एंटीसीडेंट रिवर है। एंटीसीडेंट मतलब देखो, रिवर एक पर्टिकुलर ज्योग्राफी से बह रही है। जैसे मान लो हमने कहा कि भी बहुत सारे किसी इलाके में माउंटेन्स हैं, है ना, और माउंटेन से यहाँ से एक रिवर बहती हुई जा रही है। जब ये माउंटेन्स बने थे, जो रिवर माउंटेन्स बनने से पहले से यहाँ से बहती थी और जब माउंटेन बन गया उसके बाद भी बह रही है, उसको बोलते हैं एंटीसीडेंट रिवर, राइट। तो जब हिमालयास बने, हिमालयास के बनने से पहले से सतलुज नदी बहती थी, उसके बाद हिमालयास बने, तब भी इट इज कंटिन्यूइंग टू फ्लो। तो ऐसे रिवर्स को कहते हैं एंटीसीडेंट रिवर्स, राइट। तो ये जो बाकी हैं, ये बाकी को हम एंटीसीडेंट रिवर नहीं कहते हैं ज्योग्राफिकल टर्म से, बट सतलुज को कहते हैं। सतलुज कहाँ से निकलती है? मानसरोवर में राक्षस तल से, राइट। इसको तिब्बत में कहते हैं लैंगचेन खम्बम। 400 किलोमीटर तक इंडस के पैरेलल चलती है। ये देखो, आपको दिख रहा है, जैसे ये इंडिया की बाउंड्री हो गई, तो
यहां से कौन सी नदी आ रही हैं? तिब्बत से दो आ रही हैं, एक आ रही है इंडस, एक आ रही है सतलुज। तो ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल चल रही हैं करीब 400 किलोमीटर तक, इंडस और सतलुज। तो ये कुछ कुछ चीजें हैं जो आपको ध्यान रखनी है। जैसे कश्मीर से कौन सी नदी आती है, ओरिजिन होती है वूलर लेक को फीड करते हुए, झेलम। चाइना से कौन सी नदी आती हैं, इंडस और सतलुज। एंटर्स इंडिया थ्रू शिपकिला एंड फीड्स द कैनल सिस्टम ऑफ भाखरा नंगल प्रोजेक्ट। ये चीज इंपॉर्टेंट है। भाखरा नंगल प्रोजेक्ट को पानी कहां से मिलता है, सतलुज से। ओके, तो ये था इंडस सिस्टम। अब हम बात करेंगे गंगा सिस्टम की, ठीक है। जैसे मैप है, तो ये इंडस सिस्टम हो गया इस तरफ, और अब जो है हम गंगा सिस्टम की बात करेंगे। तो गंगा कहां से आती है, ये तो सभी को पता होगा, गंगोत्री ग्लेशियर से, नियर गौमुख, जो कि करीब 4 किलोमीटर की ऊंचाई पे है उत्तराखंड में। वहां पे इसको भागीरथी कहते हैं। और अलकनंदा का सोर्स क्या है, बद्रीनाथ के ऊपर सतोपंथ ग्लेशियर। फिर पंच प्रयाग, क्या कहते हैं इनको, पंच प्रयाग, पांच प्रयाग। प्रयाग मतलब कॉन्फ्लुएंस पॉइंट, जहां पे दो नदियां आपस में जुड़ती हैं। ओके, तो जैसे कि ये देखो माउंटेन्स में कैसे दिखती है नदियां। जैसे ये अलकनंदा आ रही है इस तरफ से, ऐसे जा रही थी, और यहाँ से जो है धौली गंगा इसको मिल गई नीचे से, राइट। तो फिर ये इस तरह से बहने लग गई। ये जोशीमठ हो गया, ये नंदा देवी नेशनल पार्क है, राइट। तो काफी इंटरेस्टिंग है ज्योग्राफी। ये तो काफी फेमस डायग्राम है, हर किताब में मिल ही जाता है, राइट। तो यहाँ से जो है धौली गंगा मिली, तो विष्णु प्रयाग बन गया। ये ऊपर से अलकनंदा आ रही थी, अलकनंदा से पहले विष्णु प्रयाग पे धौली गंगा मिल गई। फिर यहाँ पे इनसे मिली नंदाकिनी रिवर, नंदाकिनी मिली तो नंद प्रयाग पे। उसके बाद पिंडर गंगा मिली कर्ण प्रयाग पे। उसके बाद मंदाकिनी मिली रुद्र प्रयाग पे। और फिर ऊपर से जो भागीरथी आ रही थी, ये मिली देव प्रयाग पे। तो देव प्रयाग के बाद प्रॉपर गंगा नाम दिया जाता है जनरली, ठीक है। तो विष्णु, नंद, कर्ण, रुद्रदेव, और यहां से धौली, नंदाकिनी, पिंडर, मंदाकिनी और भागीरथी। जहां पे गंगा प्लेन्स में आती है, कहां पे आती है, हरिद्वार में, राइट। उसके बाद बहुत आगे जाके पूरे उत्तर प्रदेश बिहार को ट्रैवर्स करते हुए फाइनली जब आगे जाके वेस्ट बंगाल के अंदर गंगा की दो मेन डिस्ट्रीब्यूटरीज बन जाती हैं फराक्का बैराज से, ठीक है। तो फराक्का से गंगा दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है, भागीरथी एंड पद्मा, ठीक है। तो अब ये देखो कि यहाँ पे जो ऊपर था, सबसे ऊपर भागीरथी कहा जाता था, और सबसे लास्ट में भी दो डिविजन हुए, वहां पे भी इसका नाम फिर से भागीरथी आ गया, राइट। तो कंफ्यूज नहीं होना, बिल्कुल ठीक लिखा है मैंने, दोनों जगह भागीरथी है। टोटल लेंथ है 25-25, कितना सिंपल सा है, 25-25 किलोमीटर। उत्तराखंड में सबसे कम है 110। उसके बाद यूपी में सबसे लंबा डिस्टेंस है 1450 किलोमीटर, बिहार में 445 किलोमीटर, और वेस्ट बंगाल में 520 किलोमीटर। तो लेंथ वाइज क्वेश्चन आ सकता है, सबसे पहले यूपी, फिर वेस्ट बंगाल, फिर बिहार, और सबसे कम उत्तराखंड। सबसे बड़ा बेसिन गंगा का ही है इंडिया के अंदर। गंगा की कुछ मेजर ट्रिब्यूटरीज जो दी हुई है, अभी हम नीचे पढ़ेंगे इसको डिटेल में, ठीक है ना। वैसे ही लिख रहा हूँ, बस दिया हुआ यहाँ पे एनसीईआरटी में। रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी, महानंदा, और राइट में सोन। ये सब लेफ्ट में थी, ये सोन राइट से आती है। और कहाँ पे जाती है गंगा, नियर सागर आइलैंड। फाइनल डिस्चार्ज सागर आइलैंड में होता है, ठीक। सागर आइलैंड का डायग्राम मैंने डाला था, मिस हो गया शायद। नहीं है, चलो कोई नहीं, ठीक है। अब हम देख रहे हैं ट्रिब्यूटरीज ऑफ गंगा। वैसे तो बहुत से ट्रिब्यूटरीज हैं, बट ऑब्वियसली जो एनसीईआरटी में दिए हैं, जितने फैक्ट दिए हम सिर्फ उन्हीं को पढ़ रहे हैं। एक और थोड़ा सा डायग्राम देख लो, आइडिया हो जाएगा। तो ये गंगा जो है यहाँ से इस तरह से बह रही है, ठीक है। यमुना लेफ्ट हैंड साइड से आके मिलती है, यमुना लेफ्ट हैंड साइड से गंगा को मिलती है। यमुना की अपनी बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज हैं जो कि मेनली पेनिनसुलर इंडिया से आ रही हैं, जैसे कि चंबल, बेटवा, टोन, सोन, केन, राइट। ये सब इस तरफ से आती हैं, और इधर से घूम के आता है ब्रह्मपुत्र, और ये आपस में आगे आके मिल जाती हैं। ओके, ये देखो, ये जो है ना, ये फराक्का बैरेज है। तो गंगा यहाँ से ऊपर से आ रही थी वेस्ट बंगाल में, ये बॉर्डर हो गया ना इंडिया बांग्लादेश का। तो वेस्ट बंगाल के अंदर फराक्का से इसके दो पार्ट्स हो जाते हैं,
और ये जो पद्मा है, पद्मा गंगा को ही, गंगा के ये जो पद्मा है इसको यहाँ पे बंगाल में पद्मा कहते हैं। एंड जो ब्रह्मपुत्र आ रही है, ब्रह्मपुत्र को बांग्लादेश में जमुना कहते हैं। तो गंगा और ब्रह्मपुत्र यानी कि पद्मा और जमुना बांग्लादेश में मिलती हैं, एंड मिलने के बाद इनको कहते हैं मेघना नदी। राइट, ये सब लिखा हुआ है, आपको लिखने की जरूरत नहीं है, ये सब इन्हीं नोट्स में आगे लिखा हुआ है, मिल जाएगा आगे। तो सबसे पहली ट्रिब्यूटरी हमने पढ़ी, वेस्टर्न मोस्ट एंड लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा। यमुनोत्री से निकलती हैं बंदरपूछ रेंज से। गंगा को कहाँ मिलती है यमुना? इलाहाबाद में, प्रयाग में। लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज गंगा की कौन सी हैं? हिंडन, रिंड, सेंगर, वरुण एटसेट्रा। अगेन फिर रिपीट करो अपने आप को कि एनसीईआरटी में काफी मिस्टेक्स हैं, स्पेशली ज्योग्राफी के अंदर। जैसे कि वरुण रिवर दी हुई है यमुना की ट्रिब्यूटरी है, बट एक्चुअली वरुण रिवर गंगा की ट्रिब्यूटरी है। ठीक है, और जो राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज हो गई यमुना की, वो हो गई चंबल, सिंध, बेटवा, केन, जो कि पेनिनसुलर प्लेटू से आती हैं। चंबल, सिंध यहीं पे है, सिंध यहाँ पे छोटी सी नदी है, चंबल, सिंध, बेटवा, सोन, इस तरह से। ठीक है ना, सॉरी सोन नहीं, सोन तो गंगा की हो गई। ठीक है ना, ये वाली नदियाँ हो गई। आपको नाम याद करने पड़ेंगे, देयर इज नो अदर वे, नाम तो याद करने ही पड़ेंगे अब। चंबल, चंबल मध्य प्रदेश में निकलती है, कोटा से होते हुए, जहाँ पे लोग आईआईटी की कोचिंग के लिए जाते हैं, गांधी सागर डैम को फिल करती है, पानी देती है। चंबल अपने रेवाइंस के लिए फेमस है, जिसकी फोटो हमने पिछली क्लास में देखी थी, और उत्तर प्रदेश में जाके चंबल जो है वो यमुना से मिल जाती है। ठीक है, और हमने पिछली क्लास में देखा था कि चंबल की एक ट्रिब्यूटरी कौन सी है? बानस। ठीक है, ये चंबल नदी बह रही है और यमुना से आगे जाके मिल गई। उसके बाद ये तो हो गई यमुना, चंबल हो गई। गंडक, गंडक जो है वो नेपाल में, नेपाल से आती है। काली गंडक और त्रिशूला, त्रिशूला या फिर त्रिशूल गंगा, दो नाम है इसके। नेपाल में इन दोनों नदियों के मिलने से बनती है बिटवीन द धौलागिरी एंड अन्नपूर्णा रेंजेस। अगेन ये भी मिस्टेक है एनसीईआरटी में, एक्चुअली एनसीईआरटी में दिया हुआ है कि ये जो घाघरा नदी है ना, सॉरी गंडक नदी जो है, ये धौलागिरी और माउंट एवरेस्ट के बीच में से निकलती है। जो मैंने कंफर्म किया, ये माउंट एवरेस्ट के बीच में से नहीं, माउंट एवरेस्ट से बहुत दूर है, धौलागिरी और अन्नपूर्णा रेंजेस के बीच में से निकलती है। राइट, बिहार में कहां पे आती है? चंपारण में। उसके बाद गंगा से मिल जाती है सोनपुर पे। कौन सी नदी की बात कर रहे हैं हम? गंडक। मैप देखते रहो, मैं ऐसा करूंगा कि 2-4 दिन में ना एक अलग से पेज दे दूंगा, जैसे एटलस की तरीके से, ताकि आपको जितने भी नोट्स हैं ना, क्योंकि फोटोज में डाल नहीं रहा हूँ पीडीएफ के अंदर, तो अलग से पीडीएफ बना दूंगा, उसमें हम जितने भी ये मैप्स डिस्कस करते हैं वो सारे मैप्स इसमें डालता रहूंगा। तो अब जब भी नोट्स पढ़ेंगे साथ में प्रिंट कर लोगे, और एक अपना नोट्स खोल के रखो, जो मैं पढ़ा रहा हूँ आपको प्रिंटेड नोट्स दे रहा हूँ टेबल की फॉर्म में, और साथ में एक अपना ये एटलस टाइप में बन जाएगी, इसको देखते रहो। तो दोनों चीजों को साथ में खोल के रखोगे तो एकदम बढ़िया से चीजें विजुलाइज होंगी। अभी हम बात कर रहे थे गंडक की, तो गंडक यहाँ से निकलती है और नेपाल से बहते हुए इंडिया में आती है। इंडिया में जब प्लेन्स में आती है तो प्लेन्स में कहाँ पे आती है? चंपारण में। राइट, एंड इसके बाद फाइनली पटना के पास जो है ये गंगा से मिल जाती है। घाघरा, घाघरा ओरिजिनेट्स इन द ग्लेशियर्स ऑफ मापचा चुंगो। मापचा चुंगो, घाघरा कहाँ पे है? घाघरा यहाँ पे है, यहाँ से। अच्छा, और एक इंटरेस्टिंग चीज, अयोध्या से कौन सी नदी बहती है? सरयू नदी, है ना। घाघरा नदी को ही सरयू नदी कहते हैं। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि कौन सी नदी का नाम सरयू है, घाघरा नदी का नाम। जो नीचे वाले इलाके हैं इन इलाकों में, सॉरी घाघरा तो बहुत पीछे से आ रही है, जो नीचे वाले इलाके हैं इन इलाकों में घाघरा को सरयू भी कहते हैं। तो अयोध्या कहाँ पे है? मेरे ख्याल से शायद यहाँ पे कहीं अयोध्या है। ठीक है, तो अयोध्या से घाघरा नदी बहती है, ये सेंटेंस भी ठीक है। सरयू नदी बहती है, वो सेंटेंस भी ठीक है, क्योंकि यहाँ इस इलाके में एक ही नदी के दो नाम हैं। तो कौन से ग्लेशियर से आती है घाघरा नदी? ऐसे ध्यान रखो, अयोध्या में जो नदी आ रही है वो चाइना से आ रही है। कौन से ग्लेशियर से? मापचा चुंगो। इसकी कुछ मेन ट्रिब्यूटरीज हैं, तिला, सेती, बेरी। शीश पानी पे
शीश पानी एक ऐसी जगह है जहां पे ये एक बहुत गहरा गॉर्ज बनाती है। वैसे तो बहुत सारे गॉर्जेस बना रही है, एंड फाइनली आखिरी गॉर्ज बना के ये प्लेन एरियाज में आ जाती है। उसके बाद इट इज जॉइंड बाय शारदा नदी, और ये फाइनली गंगा से मिलती है छापरा में। कोसी, कोसी एक एंटीसीडेंट रिवर है, बहुत बड़ी नदी है कोसी, हिमालय के उठने से पहले से बहती है। इसकी जो मेन स्ट्रीम है अरुण, वो माउंट एवरेस्ट के और नॉर्थ में से बहती है तिब्बत में, राइट। और अरुण से मिलने के बाद इसकी एक्चुअली बहुत सी छोटी छोटी नदियां हैं, उससे जब सब मिल जाती हैं, सोन मिल जाती है लेफ्ट से, वेस्ट से, और तमुर कोसी मिल जाती है ईस्ट से। जब ये सारी नदियां मिल जाती हैं, अरुण, सोन कोसी और तमुर कोसी, तो फिर इसको बोलते हैं सप्त कोसी, राइट। एंड कोसी नदी क्यों हमने कहा था, क्यों पहले पढ़ा था हमने, कि अपने साथ ये बहुत सारा सेडिमेंट लोड लाती है, और ये सारा सेडिमेंट लोड प्लेन्स में लाकर डिपॉजिट कर देती है, और अक्सर इसकी डायरेक्शन चेंज होती रहती है, जिसकी वजह से आसपास के इलाकों में फ्लड्स आते रहते हैं। रामगंगा, ये देखो, ये वाली नदी तो यमुना चल रही है, ये वाली आपकी मेन गंगा चैनल चल रहा है, ये जो आपको दिख रहा है दिस इज रामगंगा, ठीक है। गढ़वाल हिमालय से ये आती है रामगंगा। और दामोदर, दामोदर को कहते हैं सौरो ऑफ बंगाल, ऐसा कहते थे, जैसे कोसी को भी कहते हैं सौरो ऑफ बिहार, तो दामोदर को पहले कहते थे सौरो ऑफ बंगाल, वो भी वहां पे बहुत फ्लड्स लाती थी। लेकिन आज़ादी के जस्ट बाद हमने शुरू किया दामोदर वैली कॉरपोरेशन, यूएस की एक कंपनी थी टेनेसी वैली कॉरपोरेशन, तो उसी तरह से उसी मॉडल पे हमने आज़ादी के इमीडिएट बाद दामोदर वैली कॉरपोरेशन शुरू करी कंपनी। एंड इसका मेन मकसद यही था कि जो दामोदर रिवर है, ये जो पूरी वैली है, यहाँ पे डैम्स बनाए जाएं, एंड ये रिवर इतने ज़्यादा फ्लड्स ना करे, उसको कंट्रोल किया गया, जो कि हमने काफ़ी हद तक कंट्रोल कर भी लिया है, राइट। शारदा या सरयू नदी, गौरी गंगा, मिलम ग्लेशियर जो कि उत्तराखंड में है, ठीक है ना। ये भी मैंने कहीं पढ़ा था, शायद गलत लिखा हुआ था कि मिलम ग्लेशियर शायद नेपाल में लिखा था, कहाँ पे लिखा था वो गलत है यार, मिलम ग्लेशियर इंडिया में ही है। तो गौरी गंगा जो है वो मिलम ग्लेशियर से निकलती है और आगे जाके काली गंगा से मिल जाती है। तो गौरी और काली कहाँ पे मिलती हैं, जौलजीबी में, राइट। जो काली रिवर है उसको नेपाल में महाकाली भी कहते हैं, ये इंडो नेपाल बॉर्डर बनाती है, और उसके बाद प्लेन्स में आके इसको शारदा नदी कहते हैं, नॉट एग्जैक्टली प्लेन्स में, बट उससे पहले शारदा बैरेज वगैरह बना हुआ है, ठीक है, उसके बाद इसको शारदा कहते हैं। और फाइनली ये घाघरा रिवर में जाके मिल जाती है, जहां पे इसको फिर अयोध्या के इलाके में सरयू भी कहते हैं, राइट। तो अब मैप में देखते हैं इसको। हमने कहा भाई यहाँ पे करीब अयोध्या है, एक सेकेंड, क्या है ये, यहाँ पे अयोध्या है, यहाँ पे सरयू है, राइट। अब जो घाघरा है, जो मेन घाघरा है, वो यहाँ से आ रही है, जो हमने पहले पढ़ी थी, ठीक है, ये मेन घाघरा नदी आ रही है। अब यहाँ पे कहीं है ये ग्लेशियर, मिलम ग्लेशियर उत्तराखंड के अंदर, ये ग्लेशियर से गौरी गंगा आ रही है, राइट। क्या आ रही है, गौरी गंगा, ऐसे मान लो हल्का सा। अब ये जो नदी दिख रही है आपको इंडो नेपाल बॉर्डर पे, ये इंडो नेपाल बॉर्डर है, तो अलोंग द बॉर्डर एक नदी चल रही है काली गंगा, जिसको नेपाल में महाकाली कहते हैं। तो गौरी काली से मिली कहाँ पे, जजबौली में। जजबौली एक बॉर्डर एरिया है जो थोड़ा सा नेपाल में, थोड़ा इंडिया में आता है, ठीक है। जजबौली से वो मिली, उसके बाद ये इस तरह से बह रही है, इसके बाद भी इसको काली ही कहते हैं, राइट। एंड फाइनली ये जो काली नदी है ये मिल जाती है घाघरा से, एंड फिर ये मेन घाघरा चैनल है, ठीक है। तो ये हो गई शारदा या सरयू। महानंदा, महानंदा दार्जिलिंग हिल्स से आती है, और ये इट इज अ लास्ट मेजर लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा। आई थिंक महानंदा इस मैप में नहीं दी हुई है, ठीक है, कोई बात नहीं, जस्ट याद कर लो इस चीज को। और जो सोन है इट इज अ लार्ज साउथ बैंक ट्रिब्यूटरी, अमरकंटक प्लाटू से आती है, राइट। सोन नदी, सोन नदी। तो थोड़ा सा मैप्स के साथ देखोगे ना तो चीजें ध्यान रहेंगी, राइट। ब्रह्मपुत्र सिस्टम, ग्लेशियर का नाम ध्यान रखना है, कैलाश रेंज से आती है नियर मानसरोवर लेक, चेमयांग डुंग ग्लेशियर, ये, राइट। तिब्बत में इसको क्या कहते हैं, सैंगपो या यार्लुंग जैंगपो। मतलब क्या होता है इसका तिब्बत में, प्योरीफायर। सैंगपो का मतलब
प्योरीफायर। मेजर राइट बैंक ट्रिब्यूटरी तिब्बत के अंदर कौन सी है? रैंगो सैंगपो। इंडिया में जब कहाँ पे आती है? नामचा बरवा से मूव टर्न ले लेती है। जैसे हमने कहा था ना कि हिमालयाज भी यहाँ से टर्न लेते हैं नमचा बरवा से, तो इसी तरह से नमचा बरवा से यहाँ से ब्रह्मपुत्रा भी टर्न ले लेती है। फिर ब्रह्मपुत्रा की यहाँ पे दो मेन ट्रिब्यूटरीज हैं लेफ्ट हैंड साइड से। नदी का मुंह इस तरफ है, तो ये राइट हो गया, ये लेफ्ट हो गया। तो जो लेफ्ट से जो दो मेन ट्रिब्यूटरीज आ रही हैं वो है लोहित और दिबांग। ये देखो, इसको ब्रह्मपुत्र इंडिया में कब कहते हैं? जब ये दो लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज इसमें पानी डाल देती हैं, दिबांग और लोहित। अरुणाचल में कहां से आती है ये? सियांग या दिहांग। ठीक है। अच्छा, अब ये ध्यान रखो, ये दिहांग है, ये दिबांग है। तो जो ट्रिब्यूटरी है वो दिबांग है। मैप में कहां पे है? ये तो लोहित नदी आ रही है। जो दिबांग नदी है वो यहां से आती है, ऐसे कुछ है जो मैप में नहीं बनी हुई है, तो ध्यान रखो इस चीज को। तो दिबांग और लोहित लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है, लेफ्ट। एंड जब ये मिल जाती हैं इसके बाद हम इसको ब्रह्मपुत्रा कहते हैं। ब्रह्मपुत्रा ये देखो, ये बांग्लादेश है। तो बांग्लादेश में टर्न होने से पहले, जाने से पहले ये 90 डिग्री टर्न ले रही है। पिछली क्लास में पढ़ा था हमने। ये एरिया कौन सा है? दुबरी। दुबरी में, असम के दुबरी में लेफ्ट टर्न लेती है 90 डिग्री का। राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज जो असम में है, लेफ्ट बैंक और राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज जो असम में है, लेफ्ट बैंक है बुरही दिहिंग और धनसारी, याद करना पड़ेगा आपको। और राइट बैंक है सुबनसिरी, जो कि एक एंटीसीडेंट रिवर है तिब्बत से। ये स्पेलिंग मिस्टेक हो गई, टाइबर नहीं है, तिब्बत है। ठीक है। कमंग, मानस और संकोश। बांग्लादेश में एंट्री नियर दुबरी। बांग्लादेश में क्या कहते हैं? जमुना कहते हैं। आफ्टर तीस्ता जॉइन्स ऑन ऑन द राइट बैंक। तो तीस्ता नदी किसमें मिलती है? ब्रह्मपुत्रा में। फाइनली ये पद्मा से मिल जाती है, उसको मेघना कहते हैं, जैसा हमने पहले पढ़ा था। ठीक है। तो ब्रह्मपुत्रा जो है वो तीस्ता जाके ब्रह्मपुत्रा में मिल जाती है। ब्रह्मपुत्रा को जमुना कहते हैं और पद्मा नदी इससे मिलती है, बाद में इन दोनों को मेघना कहते हैं। तो ये तीन मेन सिस्टम से हिमालयास का हम बात करेंगे, पेनिनसुलर ड्रेनेज की। तो पेनिनसुलर एरिया में आपको पता है जो मेन नदियां हैं उनके आपको क्रोनोलॉजी पता होनी चाहिए। क्रोनोलॉजी नहीं, मतलब डायरेक्शन पता होनी चाहिए कि अगर आप नॉर्थ से साउथ की तरफ जाओगे तो कौन कौन सी नदियां आएंगी। तो नर्मदा, तापी, महानदी, गोदावरी, कृष्ण, कावेरी। ठीक है। और पेरियार। दूसरा क्या पता होना चाहिए? एक तो आपको नॉर्थ से साउथ का ऑर्डर पता होना चाहिए, और दूसरा आपको पता होना चाहिए कौन सी नदी राइट की तरफ जा रही है, कौन सी नदी लेफ्ट की तरफ जा रही है। और यहाँ पे वाटर डिवाइड क्या है? वाटर डिवाइड हमने कहा था ये है वेस्टर्न घाट्स। ठीक है ना। ये इस तरह से घूम के इस तरह से वाटर डिवाइड बना हुआ है बिटवीन द ईस्ट फ्लोइंग एंड द वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स। जो पेनिनसुलर ड्रेनेज सिस्टम है ये हिमालयन ड्रेनेज सिस्टम से भी पुराना है। जैसा हमने कहा था ना, यहाँ पे पेनिनसुलर इंडिया के जो माउंटेन्स हैं वो पुराने हैं, यहाँ की रिवर्स हैं वो पुरानी हैं। याद कैसे रखोगे यार? हर चीज़ को ना मतलब बड़े फन वे में पढ़ना चाहिए। अब ऐसे याद रखो कि मान लो पृथ्वी है, ठीक है, ये अर्थ है। हमने कहा कि जो पेनिनसुलर इंडिया था वो इस तरह से नॉर्थ की तरफ गया, करोड़ों सालों तक जाता रहा, और करोड़ों साल के बाद ये जो है हिमालय से मिला। पहले ये अंटार्कटिका के पास था। ठीक है ना। तो यहाँ पे तो मान लो कि बर्फ थी तो उसको पानी वानी मिलता रहता होगा। अभी अपनी जर्नी पे गया एशिया से मिलने के लिए, हिमालयस बने। तो इस पूरे दौरान क्या यहाँ पे लोग बेचारे प्यासे बैठे रहे थे? उनके पास पानी होगा ना। तो इसलिए पेनिनसुलर इंडिया में भी बहुत पहले से हिल्स भी हैं और पानी के सोर्सेज भी हैं। तो यहाँ के जो रिवर्स हैं, हिल्स हैं, वो हिमालय से भी पुराने हैं। राइट। इनको पानी मिलता रहा, अपना इनका अपना आरओ सिस्टम लगा हुआ था, और फाइनली जाके ये हिमालय से, ये एशिया से टकरा गए और हिमालयास बन गए। ठीक। अब ये मैं आपको वाहियात स्टोरी बता दी तो आपको याद रहेगी, अब ये भूलोगे नहीं। वाटर डिवाइड क्या है? वेस्टर्न घाट से। जनरल फ्लो डायरेक्शन क्या है? ज़्यादातर जो नदियां हैं वो ईस्ट की तरफ जाती हैं, लेकिन नर्मदा और तापी दो मेजर नदियां हैं जो वेस्ट की तरफ जाती हैं। और बाकी साउथ में और जाओगे तो और छोटी छोटी नदियां मिल जाएंगी, लेकिन क्योंकि वेस्टर्न घाट्स काफ़ी पास हैं
तो इसलिए वो बहुत छोटी छोटी नदियां हैं जो वेस्ट की तरफ जा रही हैं अरेबियन सी में। जो दो बड़ी नदी वेस्ट की तरफ जा रही हैं वो नर्मदा एंड तापी है। चंबल, सिंध, बेटवा, केन, सोन गंगा रिवर सिस्टम को बिलोंग करते हैं। अच्छा, ये एक इंपॉर्टेंट चीज है। देखो, हमने ये कहा भाई हिमालय से जो रिवर आ रही हैं वो आपकी इस तरफ चली गई, पेनिनसुलर इंडिया से जो आ रही हैं वो थोड़ी इधर चली गई, थोड़ी इधर चली गई। लेकिन पेनिनसुलर इंडिया में एकदम नॉर्थ में, पेनिनसुलर प्लेटो की जो नॉर्थ में है, यहाँ पे कुछ नदियां हैं जो कहने के लिए पेनिनसुलर इंडिया की है, पेनिनसुलर प्लेटो की है, लेकिन वो नीचे यहाँ पे नहीं जाती, रादर ऊपर जो गंगा सिस्टम से नदी आ रही हैं उनमें जाके मिल जाती हैं। ठीक है ना? तो वो कौन सी नदियां हो गई? चंबल, सिंध, बेटवा, केन, सोन। और एक चीज, अगर क्वेश्चन आ जाए कि इन 5 नदियों को वेस्ट से ईस्ट की डायरेक्शन में लगाओ, तो एग्जैक्टली यही ऑर्डर है, यही ऑर्डर है। मैप में देखोगे तो पहले चंबल आएगी, फिर राइट में सिंध जाके मिलेगी, फिर बेटवा, फिर केन, फिर सोन। ठीक है? तो चंबल, बेटवा और सोन, ये 3 नदी आपको दिख रही हैं। जो बाकी नदी आपको मैप में नहीं दिख रही हैं वो इनके बीच में है कहीं पे। राइट? तो ये आपको ऑर्डर ध्यान रखना है, एग्जैक्टली यही ऑर्डर ध्यान रखना है। चंबल, सिंध। सिंध बहुत छोटी सी नदी है, मैप में नहीं बनी हुई है इस टाइम। की कैरेक्टरिस्टिक्स फिक्स्ड, ये हम पहले पढ़ चुके हैं, रिपीट करने का फायदा नहीं है। ठीक है? एलुवियल डिपॉजिट होते नहीं, भी पहाड़ों से तो आ नहीं रहे। माउंटेनस रिवर्स, हिमालयन रिवर्स तो सेडिमेंट्री रॉक्स लाती है अपने साथ में, सेडिमेंट्स लाती हैं। ये ऊंचे माउंटेन से आ नहीं रही, इसलिए इनके पास ज्यादा एलुवियल डिपॉजिट्स वगैरह नहीं होते हैं। और नर्मदा तापी तो स्पेशली जो है वो फॉल्ट के अंदर बह रही है, पहाड़ों से तो नहीं आ रही है वो, है ना भाई। जमीन में गड्ढा, वो दरार पड़ गई, उस दरार में बह रही है वो कि पहाड़ों से तो आ नहीं रही है एलुवियल डिपॉजिट लेके। 3 जियोलॉजिकल इवेंट्स दैट शेप द पेनिनसुलर ड्रेनेज। तो जैसे हमारा भी पेनिनसुलर इंडिया है, ये जाके टकराया, राइट? तो जब ये टकराया हिमालय, एशिया से हिमालयस बने, तो इसका नॉर्दर्न एरिया जो है वो हिमालय से थोड़ा सा नीचे की तरफ चला गया, राइट? तो नॉर्दर्न फ्लैंक जो है हिमालय के नीचे आ गया। उसकी वजह से बीच में एक छोटा सा, मान लो कि दरार सी पड़ गई। दरार पड़ गई तो उस दरार में नदी बहने लग गई जो वेस्ट की तरफ बहती है, नर्मदा तापी। और ये वाला जो हिस्सा है ये लेफ्ट की तरफ नीचे, थोड़ा नीचे झुक गया। वेस्टर्न कोस्ट जो है वो थोड़ी सी हमारी नीचे की तरफ झुक गई, राइट? इसलिए उसको कहते हैं सबमर्ज्ड कोस्ट। और पूरा का पूरा जो पेनिनसुला है वो राइट की तरफ टिल्ट है, राइट? याद कैसे रखोगे? आप कहोगे सर ये 3 चीजें बता दी आपने, अभी तो रट लूंगा, एग्जाम में भूल जाऊंगा। तो उसको भी एक बड़ी अजीब सी स्टोरी की तरह याद करते हैं। ठीक है? स्टोरी बनाना मतलब बढ़िया काम लगता है मुझे। मान लो कोई एक टाइटैनिक है, ऐसे बड़ा सा जहाज है, पानी में तैर रहा था, राइट? यहाँ पे कोई बहुत बड़ा, मतलब जहाज थोड़ा ज़्यादा बड़ा बन गया, मान लो इस तरह से छोटी सी नाव थी, और यहाँ पे बहुत बड़ा कोई पहाड़ वगैरह था, राइट? रॉक्स वगैरह थे। ये जहाज उनसे टकराया, तो इसका जो हिस्सा है ये कोई ऊपर तो चढ़ नहीं जाएगा माउंटेन के, तो ये थोड़ा सा नीचे दब गया, राइट? तो जैसे कि हमारी जो पेनिनसुलर इंडिया है वो भी प्लेट्स जो है एक तरह से फ्लोट कर रही हैं, ऐसे सोचो, वो फ्लोट कर रही हैं पानी के ऊपर, मैग्मा के ऊपर फ्लोट कर रही हैं। तो जब जहाज आगे गया, बड़ा सा जहाज था, और यहाँ पे जाके इसका आगे वाला हिस्सा नीचे की तरफ दब गया हिमालयास के, राइट? तो क्या होगा? प्रेशर बनेगा, प्रेशर बनेगा तो बीच में क्रैक आ जाएगा। जैसे टाइटैनिक डूबा था ना, टाइटैनिक जैसे जा रहा था, बीच में फॉल्ट आ गए उसमें, तो 2 हिस्सों में टूट के गिर गया। ये वाला हिस्सा आगे की तरफ, और ये वाला हिस्सा जो है फिर क्या होगा, ये थोड़ा सा पीछे हिस्सा वाला नीचे की तरफ हो जाएगा जब ये यहाँ से टूटेगा। तो थोड़ा इमेजिन करो, है ना, जहाज था, बीच में से क्रैक आए, तो ये बन गया आपका फॉल्ट, जहाँ पे नर्मदा और तापी बह रही है फॉल्ट के अंदर, और पीछे वाला एरिया थोड़ा नीचे की तरफ हो गया। तो जो आपका पेनिनसुलर इंडिया है ना, तो ये जो वेस्टर्न कोस्ट है, ये जो पूरा एरिया जा रहा था हिमालयस के पास शिप के तरीके से, ये वाला एरिया नीचे चला गया बिलो द हिमालयस थोड़ा सा। इतना बड़ा एरिया था तो बीच में क्रैक आ गए यहाँ पे, इन क्रैक्स में नर्मदा तापी बहती हैं, और ये वाला एरिया थोड़ा नीचे की तरफ बह गया, जैसे ये था बीच में फॉल्ट है, ये वाला से नीचे चला गया। सिंपल, ठीक है? तो अब याद हो गया, तीनों पॉइंट याद हो गए आपको। वेस्टर्न फ्लैंक, वेस्टर्न फ्लैंक नीचे की तरफ गया, सबमर्ज कोस्ट बन गई। नॉर्दर्न फ्लैंक हिमालय से थोड़ा सा नीचे चला गया, उसकी वजह से फॉल्ट आ गई बीच में, एंड पूरा का पूरा एरिया ही थोड़ा सा जो है यहाँ से ऊंचा है, यहाँ से नीचा है, इसलिए सारी नदियां इस तरफ बहती हैं। अब आपको रटने की जरूरत नहीं है इसको। ईस्ट फ्लोइंग और वेस्ट फ्लोइंग
रिवर्स। ईस्ट में 4-5 मेन नदियां है, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी। ऑर्डर यही है नॉर्थ से साउथ की तरफ, महानदी, गोदावरी, कृष्ण, कावेरी, राइट। अच्छा, अब जैसे न्यूज़पेपर पढ़ते हो तो न्यूज़पेपर पढ़ते हुए थोड़ा सा चीज़ों को ध्यान में रखा करो। जैसे कि फॉर एग्जांपल अक्सर अक्टूबर नवंबर में न्यूज़ आती है कि तमिलनाडु में काफ़ी तेज बारिश हो रही है। कभी कभार तो साइक्लोन की वजह से हो जाता है, बट अदरवाइज विंटर रेनफॉल काफ़ी ज़्यादा होती है ना। तो क्यों होती है समझ रहे हैं, यहाँ पे होती है, वो हमने अलग क्लास में पढ़ेंगे हम, ठीक है। अदरवाइज मैंने यूट्यूब पे वीडियो डाली हुई उसकी अलग। एनीवेज, मेन बात यह है कि तमिलनाडु कोस्ट जो है, इस कोस्ट को साउथ वेस्ट मानसून, हमारे नॉर्दर्न इंडिया को जो मैक्सिमम रेन मिलती है वो साउथ वेस्ट मानसून से मिलती है, लेकिन तमिलनाडु कोस्ट को साउथ वेस्ट मानसून से रेन नहीं मिलती, उसको मैक्सिमम रेन मिलती है नॉर्थ ईस्ट माउंटेन मानसून से, रिटर्निंग मानसून से। अब जो कावेरी रिवर आप देख रहे हो, ये जो कावेरी रिवर है, इसको साउथ वेस्ट मानसून, ये जो एरिया है, ये एरिया जा रहा है साउथ वेस्ट मानसून में है, ये वाला एरिया। तो साउथ वेस्ट मानसून जब होगा तब कावेरी नदी को अपना पानी मिल जाएगा। फिर जब मानसून वापस आ रहा होगा, रिटर्निंग मानसून, नॉर्थ ईस्ट मानसून, तो फिर कावेरी रिवर के नीचे वाले इलाकों को मानसून से पानी मिल जाएगा। तो जो हम 4-5 नदियां पढ़ रहे हैं पेनिनसुला की, उनमें से कावेरी रिवर की स्पेशलिटी है कि इसके ऊपर वाले हिस्से को साउथ वेस्ट मानसून से और नीचे वाले हिस्से को नॉर्थ ईस्ट माउंटेन से मानसून से, इन दोनों मानसून से इसको पानी मिलता रहता है। तो इसीलिए काफी हद तक हम ये कह सकते हैं कि कावेरी नदी एक पेरेनियल नदी है, पेरेनियल रिवर है, ठीक है। ये चीज यहाँ पे लिखी हुई है। कर्नाटका के ब्रह्मगिरी हिल से ये शुरू होती है। इसके ऊपर कौन सी है? कृष्णा है। कृष्णा इज द सेकंड लार्जेस्ट ईस्ट फ्लोइंग रिवर। महाबलेश्वर इन सह्याद्री वेस्टर्न घाट से ये ओरिजिनेट होती है। मैक्सिमम इसका एरिया कर्नाटका के अंदर है। ये कुछ इसकी मेन ट्रिब्यूटरीज हैं। गोदावरी सबसे लंबी नदी है पेनिनसुलर इंडिया की, इसलिए इसको दक्षिण गंगा भी कहते हैं। नॉर्थ में सबसे लंबी गंगा हो गई, तो दक्षिण में जो सबसे लंबी है उसको हमने बोल दिया दक्षिण गंगा, यानी कि गोदावरी। नासिक, महाराष्ट्र के नासिक से ये निकलती है। ऑलमोस्ट 50% इसका एरिया महाराष्ट्र में ही है, ठीक है। ये इसकी मेन ट्रिब्यूटरीज हो गई, और लोअर एरियाज में इसमें थोड़ा नेविगेशन वगैरह भी होता है, ठीक है। और महानदी जो है वो रायपुर के पास से निकलती है, और आधा एरिया इसका एमपी और छत्तीसगढ़ के अंदर है। वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स नर्मदा, तापी और लूनी। नर्मदा अमरकंटक प्लाटू से निकलती है, वेस्ट की तरफ जाती है, इसके नॉर्थ में विंध्यास है और साउथ में सतपुरा रेंज है। गॉर्ज बनाती है, धुआंधार वाटरफॉल्स बनाती है नियर जबलपुर। बहुत बढ़िया इलाका है, कभी जाना वहाँ पे, बहुत बढ़िया इलाका है, बड़ा अच्छा लगता है। बहुत ही चौड़ा वाटरफॉल है, एंड पास में खड़े हो जाओ तो लगता है अरे वाह यार क्या वाटरफॉल्स हैं। 27 किलोमीटर लॉन्ग एस्चुरी बनाती है, और सरदार सरोवर प्रोजेक्ट को ये फीड करती है। तो क्वेश्चन सिंपली ऐसे ही आ जाएगा, इतना बड़ा कॉन्टेक्स्ट नहीं दिया हुआ होगा, सिंपली आएगा कि सरदार सरोवर प्रोजेक्ट को कौन सी बड़ी नदी फीड करती है, तो आंसर है नर्मदा। तापी एमपी में ओरिजिनेट होती है, 79% इसका हिस्सा महाराष्ट्र में है। और लूनी जो है वो पुष्कर के पास से ओरिजिनेट होती है, सरस्वती और साबरमती रिवर्स जब मिलती हैं गोविंदगढ़ के पास में, ये लूनी रिवर है राजस्थान की, राइट। इट इज द लार्जेस्ट रिवर सिस्टम ऑफ राजस्थान वेस्ट ऑफ द अरावलीज, एंड द एंटायर सिस्टम इज एफेमेरल, यानी कि गर्मियों में नदी सूख जाती है। तो थर्ड चैप्टर भी कंप्लीट हो गया है, 2-3 दिन में फोर्थ चैप्टर आ जाएगा।